हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जो कि हमारे चैप्टर 2 फेडरलिज्म का आखिरी टॉपिक है। हमने अभी तक ये समझ लिया है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है और इंडिया में कैसे डिसेंट्रलाइजेशन आया। अब हम आगे बढ़ेंगे और लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। हमारे आज के लेक्चर में हम लोकल गवर्नमेंट्स का सबसे पहला हिस्सा मतलब कि रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। हमारे आज के लेक्चर का नाम है रूरल लोकल गवर्नमेंट। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट की मदद से ये समझेंगे कि इंडिया में लोकल गवर्नमेंट्स को कितने लेवल्स पर डिवाइड किया गया है। इसके बाद हमारा दूसरा और आखिरी टॉपिक होगा रूरल लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझेंगे और ये समझेंगे कि इंडिया में रूरल लेवल पर कितनी लोकल गवर्नमेंट्स को क्रिएट किया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट। इंडिया में लोकल गवर्नमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमारा सबसे पहला पार्ट है रूरल लोकल गवर्नमेंट का, जो कि रूरल एरियाज के लिए है, और उसके बाद दूसरा है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जो कि अर्बन एरियाज के लिए है, मतलब कि जैसे हमारे शहर, सिटीज, टाउन्स। तो शुरू करते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट के साथ। यहाँ पर हमारे 3 टीयर्स हैं, मतलब 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के। हमारा सबसे ऊपर सबसे पहला लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसको हम जिला परिषद कहते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा लेवल होता है ब्लॉक लेवल, जिसे हम पंचायत समिति कहते हैं। और इसके बाद हमारा थर्ड लेवल होता है विलेज लेवल, जिसको हम ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के नाम से जानते हैं। इन तीनों लेवल्स के साथ मिलकर हमारी बनती है रूरल लोकल गवर्नमेंट। इसके बाद आती है हमारी अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जिसमें 2 लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल है यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का, जिन्हें आप सभी नगर निगम या फिर महानगर पालिका के नाम से भी जानते हैं। ये बनाई जाती हैं बड़े अर्बन एरियाज के लिए, मतलब बड़े शहरों के लिए। इसके बाद दूसरा लेवल होता है म्युनिसिपैलिटीज का, जिन्हें आप सभी नगर पालिका के नाम से जानते हैं। म्युनिसिपैलिटीज बनाई जाती हैं स्मॉलर अर्बन एरियाज के लिए, मतलब छोटे शहरों के लिए, टाउन्स के लिए। और इन्हीं दोनों लेवल से मिलकर बनती है हमारी अर्बन लोकल गवर्नमेंट। आज के इस लेक्चर में हम फोकस करने वाले हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट पर, जहां पर हम इन तीनों लेवल्स को डिटेल में समझेंगे। अब इससे पहले हम इन तीनों को डिटेल में समझे, मैं आप सभी को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ रूरल लोकल गवर्नमेंट का। रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, जिसमें टोटल 3 लेवल्स आते हैं, जिनके नाम मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ। इंडिया में 1992 से पहले भी एक आर्टिकल था, आर्टिकल 40 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके मुताबिक हमें हमारे देश में विलेजेस में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना था। लेकिन वो जरूरी नहीं था, वो आवश्यक नहीं था, जिसकी वजह से कई सारी स्टेट गवर्नमेंट सेटअप नहीं करती थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, और ये स्ट्रक्चर काफी ज्यादा अनस्टेबल था, सही तरीके से फॉर्म नहीं हुआ था। लेकिन 1992 में हमारे देश में आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके बाद रूरल लोकल गवर्नमेंट को, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मिला एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब संवैधानिक दर्जा। जिसके बाद इन सभी में पावर्स को डिवाइड किया गया और मैंडेटरी हो गया, ये जरूरी हो गया कि स्टेट्स में हर एक विलेज में हमें पंचायत को फॉर्म करना ही पड़ेगा और उनके साथ पावर्स को भी शेयर करना पड़ेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल में रूरल लोकल गवर्नमेंट की पावर्स को, फंक्शंस को मेंशन किया गया है, लिखा गया है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रूरल लोकल गवर्नमेंट का। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन तीनों लेवल्स के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। फिलहाल हमारा ये सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम था लोकल गवर्नमेंट, यहीं पर खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रूरल लोकल गवर्नमेंट, जो कि आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो देख लेते हैं हमारा सबसे पहला, मतलब कि हमारा बॉटम लेवल, जिसका नाम है ग्राम पंचायत। अब इससे पहले मैं आप सभी को ग्राम पंचायत के बारे में बताना शुरू करूं, आप सभी का ग्राम पंचायत का मतलब समझना जरूरी है। तो चलिए
एक एक करके इन दोनों वर्ड्स को पहले समझ लेते हैं। बात करते हैं पंचायत की। तो पंचायत शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला शब्द यहाँ पर है पंच, जिसको कहते हैं पांच, मतलब कि 5। दूसरा शब्द है यहाँ पे आयत, जिसका मतलब होता है असेंबली या फिर गैदरिंग, मतलब लोगों का इकट्ठा होना। तो पंचायत का मीनिंग क्या है यहाँ पे? पंचायत का मीनिंग है काउंसिल ऑफ 5। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि काउंसिल ऑफ 5 क्यों बोला जाता है इसे? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे देश में पहले गांव में, विलेजेस में 5 एल्डरली लोगों को, 5 सीनियर्स को या फिर 5 बहुत ही बुजुर्ग और रिस्पेक्टेड लोगों को ये पावर दी जाती थी कि वो गांव के फैसले ले सके। अगर गांव में कोई भी झगड़ा होता था, कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम्स आती थी, तो उस समय वही 5 लोग डिसीजन लेते थे, फैसला लेते थे। और सभी गांव के लोग उस फैसले की इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे और उस फैसले को मानते भी थे। वहीं से आया ये काउंसिल ऑफ 5 का टर्म, मतलब कि पंचायत। इसके बाद चलते हैं ग्राम के तरफ। तो ग्राम का मतलब होता है सिंपल सा विलेज। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत का मतलब क्या हुआ? विलेज काउंसिल। क्या मतलब हुआ इसका? विलेज काउंसिल। जैसे स्टेट्स में होती है हमारी स्टेट काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्टेट असेंबलीज, वैसे ही विलेज के लेवल में भी होती है हमारी विलेज काउंसिल एंड विलेज असेंबली। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत जो है वो है हमारी विलेज काउंसिल। अब हम समझ चुके हैं ग्राम पंचायत का मीनिंग, तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है each village or a group of villages in some states has a ग्राम पंचायत। मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि हमारे देश के हर एक गांव में एक पंचायत है, एक ग्राम पंचायत है। कुछ विलेजेस हमारे देश में काफी ज्यादा बड़े हैं तो उनके लिए सिर्फ एक सिंगल पंचायत है। कुछ विलेजेस होते हैं जिनका साइज बहुत छोटा है, जो गांव बहुत छोटे हैं। ऐसे छोटे गांव को हम मिला देते हैं, उनका एक ग्रुप हम फॉर्म कर देते हैं और फिर उस ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए हम एक कॉमन पंचायत को फॉर्म करते हैं। और इसी प्रकार से हमारे देश के हर एक विलेज के लिए हमारे पास एक पंचायत है। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत नहीं, पंचायत शब्द का उपयोग कर रही हूँ। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे देश में जो पंचायत है उसमें 2 बॉडीज आती हैं, मतलब 2 हिस्सों से मिलकर पंचायत फॉर्म होती है। सबसे पहला हिस्सा होता है उसका ग्राम पंचायत, मतलब कि हमारी काउंसिल, और दूसरा हिस्सा होता है हमारा ग्राम सभा, जिसको हम कहते हैं विलेज असेंबली। तो हमारे देश के हर एक विलेज के पास एक पंचायत है और उस पंचायत में आती है ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा। यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ लिखा गया है कि हमारे देश के हर एक विलेज में या ग्रुप ऑफ विलेजेस के पास ग्राम पंचायत होती है। क्यों होती है? क्योंकि पंचायत वहां पे होती है और पंचायत का ही हिस्सा होता है हमारा ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। इसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। It is a council consisting of several ward members, often called पंच, and a president or सरपंच। अब ये जो काउंसिल है जिसको हम ग्राम पंचायत भी बोलते हैं, इस ग्राम पंचायत में, इस काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं? सबसे पहले होते हैं वार्ड मेंबर्स, जिनको हम पंच बोलते हैं, और उसके बाद आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, जिसको हम सरपंच बोलते हैं। अब यहाँ पे वार्ड मेंबर्स का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। अब अलग अलग गांव में कई सारे वार्ड्स होते हैं, मतलब एक गांव को ना अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम वार्ड्स बोलते हैं। अब हर एक एरिया से वो लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, एक व्यक्ति को चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं चुनावों में, जो कि उस वार्ड को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जब कई सारे वार्ड मेंबर्स मिल जाते हैं तो वो एक काउंसिल को फॉर्म कर लेते हैं, जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। अब कितने वार्ड मेंबर्स होंगे वो डिपेंड करता है कि विलेज का साइज कितना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी विलेज में 6 वार्ड्स हैं तो वहां पे टोटल 6 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, हर एक वार्ड के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव, तो वहां पे टोटल 6 वार्ड मेंबर्स होंगे। अब ये जो 6 वार्ड मेंबर्स होंगे वो इस काउंसिल का हिस्सा होंगे। इनके साथ साथ एक प्रेसिडेंट भी होंगे, जिनको हम सरपंच बोलते हैं। तो इस काउंसिल में कौन कौन होगा? एक तो वार्ड मेंबर्स होंगे और एक सरपंच होगा, जो इन सब का हेड भी होगा। सरपंच को हम विलेज के हेड भी कहते हैं, साथ साथ इस काउंसिल का भी इनको हम हेड कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि जो हमारी ग्राम पंचायत है
उसमें कुछ हमारे वार्ड मेंबर्स होते हैं जो कि अलग अलग नंबर्स के हो सकते हैं, वो विलेजेस पे डिपेंड करता है। कोई विलेज छोटा है, वहाँ पे कम वार्ड्स होंगे तो वहाँ पे वार्ड मेंबर्स कम होंगे। वहीं पे अगर कोई विलेज बहुत बड़ा है तो वहाँ पे ज्यादा डिविजन्स होंगे, मतलब ज्यादा वार्ड्स होंगे, इसीलिए वहाँ पे वार्ड मेंबर्स ज्यादा होंगे। तो ये विलेज टू विलेज वेरी करता है, ठीक है। और इन मेंबर्स के साथ साथ एक इनका हेड होगा जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं या फिर जिसे हम सरपंच कहते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। They are directly elected by all the adult population living in that ward or village. अब ये जो मेंबर्स हैं यहाँ पे और ये जो सरपंच है, इन्हें कौन इलेक्ट करता है? इन्हें एडल्ट पॉपुलेशन जो होती है उस विलेज की, उस वार्ड की, वही लोग इन्हें इलेक्ट करते हैं। एडल्ट पॉपुलेशन का मतलब है वो सभी लोग जिनकी उम्र 18 से ऊपर है और जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, मतलब जो वोट दे सकते हैं। तो एक गांव के जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है, जो भी वोटर लिस्ट वाले लोग हैं, वो सभी चुनावों में इलेक्ट कर सकते हैं अपने वार्ड मेंबर्स को और अपने सरपंच को भी। तो यहाँ पे सरपंच के लिए भी इलेक्शन होंगे, उनको भी लोग वोट करेंगे विलेज के, और वार्ड मेंबर्स को कौन इलेक्ट करेगा? उनके वार्ड के लोग। तो वार्ड 1 है अगर, तो उस वार्ड में जितने भी लोग रहते होंगे वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे। ऐसे ही विलेज के अलग अलग वार्ड्स में इलेक्शंस होंगे और रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जाएगा जो कि ग्राम पंचायत का एक हिस्सा बनेंगे। तो इनको इलेक्ट कौन करता है? एडल्ट पॉपुलेशन जो कि उस वार्ड में रहती है या उस विलेज में रहती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। अब ये जो ग्राम पंचायत होती है ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, मतलब ये एक ऐसी बॉडी है, ये एक ऐसी काउंसिल है जो विलेज के लिए, गांव के लिए डिसीजंस लेती है। ये डिसीजंस को बनाती है, ये प्लानिंग करती है, ये इम्प्लीमेंटेशन करती है। मतलब अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट की तरफ से आई है तो ये उन्हें विलेज लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं। लोगों को कोई तकलीफ है पानी की या फिर रोड्स की कोई दिक्कत है तो उन सभी दिक्कतों को ये सॉल्व करते हैं। और इसी के साथ साथ कोई भी जो मेजर फैसले होते हैं गाँव के, वो फैसले भी कौन लेता है? हमारी ये बॉडी जिसको हम डिसीजन मेकिंग बॉडी कहते हैं हमारे विलेज की। तो ये थी ग्राम पंचायत जो कि हमारे पंचायत का सबसे पहला हिस्सा है। अब बढ़ते हैं पंचायत के दूसरे हिस्से के तरफ, मतलब कि ग्राम सभा के तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं? हमारे विलेज की असेंबली। यहाँ पे सभा का मतलब होता है असेंबली और ग्राम का मतलब तो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ग्राम सभा का मतलब क्या है? इसका मतलब है विलेज असेंबली, जो कि दूसरा हिस्सा है हमारी पंचायत का। अब देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ये जो ग्राम सभा होती है, इनके सुपरविजन में, इनकी देखरेख में हमारी जो ग्राम पंचायत है वो काम करती है। मतलब हमारी ग्राम पंचायत जो भी डिसीजंस लेती है, जो भी काम करती है, वो किसकी देखरेख में करती है? किसके अंडर करती है? हमारी ग्राम सभा के अंडर करती है, हमारी असेंबली के अंडर करती है। और ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होती है, जिम्मेदार भी होती है। किसके तरफ? ग्राम सभा के तरफ। ऐसा क्यों? समझ लेते हैं अगले पॉइंट से। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स। तो यहाँ पर ये हमारी पंचायत जो है, ग्राम पंचायत जो है, ये क्यों ग्राम सभा के तरफ रिस्पॉन्सिबल होती है और क्यों उनके सुपरविजन में काम करती है? क्योंकि ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वो विलेज के वोटर्स होते हैं। मतलब उस विलेज की जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है, उस गांव के जो भी लोग हैं, वो सभी लोग ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली लोग हैं जो इस सभा को फॉर्म कर रहे हैं। इसी वजह से जो हमारी ग्राम पंचायत होती है वो इसी सभा के सुपरविजन में काम करती है, इनके तरफ रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है। क्यों? क्योंकि यही लोग तो इनको वोट करके जिताएंगे। इसी वजह से जो हमारी ग्राम सभा होती है, इसे एक परमानेंट बॉडी भी बोला जाता है विलेज की। परमानेंट बॉडी का मतलब क्या है कि हम ग्राम सभा को बदल नहीं सकते, ग्राम सभा सेम रहेगी। अब गांव के जो लोग हैं वो तो सेम रहेंगे ना, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी। चेंज क्या होती है? चेंज सरकार होती है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारी ग्राम सभा है, जो हमारी यहाँ पे असेंबली है, वो सेम रहती है, वो परमानेंट बॉडी है। लेकिन जो हमारी ग्राम पंचायत है
वो एक टेम्पररी बॉडी है। क्यों? क्योंकि हर 5 साल बाद वो बदल सकती है। लोग किसी एक प्रेसिडेंट को हरा सकते हैं, किसी और रिप्रेजेंटेटिव को अपने वार्ड के लिए चूज कर सकते हैं। इसी वजह से जो ग्राम पंचायत होती है वो एक टेम्पररी बॉडी होती है, परमानेंट बॉडी नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं उन लीडर्स को डर के रहना पड़ता है थोड़ा सा हमारी ग्राम सभा से। आप लोगों ने कई बार ये देखा होगा या सुना होगा कि ऐसे ही गांव में लोग साथ में मिलते हैं, बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं। 2-3 लोग होते हैं जो सामने बैठे होते हैं, डिसीजंस ले रहे होते हैं, और उनके सामने कई सारे लोग होते हैं गांव के जो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें बता रहे होते हैं, या कभी-कभी उनका झगड़ा हो रहा होता है। उसी को हम ग्राम सभा कहते हैं। वहां पे डिस्कशंस होती हैं, वहां पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, वहां पे काउंसिल से बात की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आपने अभी तक क्या काम किया है, आप क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए ग्राम सभा बहुत जरूरी होती है हमारे विलेजेस के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Meets at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the Gram Panchayat and to review the performance of the Gram Panchayat। अब ये जो ग्राम सभा होती है ये साल में 2 से 3 बार मिलती है। मतलब साल में 2 से 3 बार ये सभी गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, साथ में बैठते हैं, एक दूसरे से डिस्कशंस करते हैं, बातचीत करते हैं, और 2 इम्पोर्टेंट काम करते हैं। सबसे पहला काम क्या है? अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत। मतलब सबसे पहले ये ग्राम पंचायत का जो एनुअल बजट है उसे अप्रूव करते हैं। मतलब पूरे साल का जो पंचायत का बजट होगा कि कितने पैसे होंगे, कितने रिसोर्सेज होंगे, वो कहाँ खर्चे जाएंगे, ये जो पूरा बजट है इसको अप्रूव करता है कौन? हमारा ग्राम सभा। जैसे कि देश में भी होता है, बजट को प्रेजेंट किया जाता है, उसी तरीके से गांव में भी बजट को ये प्रेजेंट करते हैं, फिर लोगों से अप्रूवल लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सही है, नहीं है, आपको कोई तकलीफ है। दूसरा काम क्या होता है ग्राम सभा का? टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। मतलब ये क्या करते हैं? ये ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को, उनका कैसा प्रदर्शन रहा, इसके बारे में भी बातचीत करते हैं, इस परफॉर्मेंस को भी वो रिव्यू करते हैं, वो चेक करते हैं, वो देखते हैं कि इतने महीनों से, इतने सालों से ग्राम पंचायत ने क्या काम किया, वो अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या अगर गांव के लोगों को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में भी वो डिस्कशंस करते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं, उनसे सवाल करते हैं। और इसी तरीके से ये परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, किसकी? ग्राम पंचायत की। और इसी तरीके से साल में 2 या 3 बार मिलकर ये इम्पोर्टेंट कामों को पूरा करते हैं और एक तरीके से चेक करते हैं ग्राम पंचायत को और उनके काम को। और इसीलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी पंचायत का, हमारे विलेज लेवल का, जिसका नाम क्या है? ग्राम सभा। तो इसी के साथ ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों ही हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और इसी के साथ हमारा जो बॉटम लेवल है, जो थर्ड लेवल है हमारे रूरल लोकल गवर्नमेंट्स का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, वो यहीं पे खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे लेवल के तरफ, मतलब बीच वाले लेवल के तरफ, जिसका नाम है पंचायत समिति। अब सबसे पहले समझ लेते हैं पंचायत समिति का मतलब। पंचायत का मतलब तो हम ऑलरेडी जानते हैं, इसका मतलब है काउंसिल, काउंसिल ऑफ 5, करेक्ट, लेकिन यहाँ पे हम इसको बोलते हैं सिर्फ काउंसिल। और दूसरा है समिति। समिति का मतलब होता है एक ग्रुप या फिर एक कमेटी। तो यहाँ पे पंचायत समिति का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ काउंसिल्स या फिर एक कमेटी ऑफ काउंसिल्स। ठीक है, कि अलग अलग पंचायत जो हैं उन्होंने मिलकर एक ग्रुप को फॉर्म किया है और इसी ग्रुप को हम कहते हैं पंचायत समिति। अब इससे पहले वाले टॉपिक्स में हमने ये समझा, मतलब इससे पहले जब हम लेवल कर रहे थे विलेज का, तब हमने ये समझा कि कैसे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस के दौरान। मतलब डायरेक्टली वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर रहे हैं, अपने सरपंच को चूज कर रहे हैं, सभा को बिठा रहे हैं जहाँ पे वो क्वेश्चन कर सकते हैं अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। प्रॉपर एक सभा होती है, डिस्कशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इससे क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम बढ़ावा देते हैं। लेकिन हम बस विलेज तक नहीं रुके। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि हमने विलेज लेवल में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर दिया तो उसके बाद हमने सोचा कि अब काफी है। नहीं, हम इसके ऊपर भी गए।
हमने सिर्फ विलेज लेवल में पावर को नहीं बांटा, हमने और भी लेवल्स में पावर को शेयर किया, डिवाइड किया, ताकि गवर्नेंस और बेटर तरीके से हो पाए। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा पंचायत समिति का। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश में हम सिर्फ विलेज लेवल तक नहीं हैं, हम विलेज लेवल से भी ऊपर गए हैं। कहाँ तक गए हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए हैं, मतलब कि एक जिला के स्तर तक गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। A few gram panchayats are grouped together to form a पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो हमारी पंचायत समिति है या जो ब्लॉक है या जो मंडल है, ये एक लेवल है डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही एक पार्ट है, ये मिडिल वाला लेवल है हमारे पूरे स्ट्रक्चर में। अब ये जो समिति है, जो ब्लॉक है, ये जो मंडल है, ये कैसे बनता है? जब अलग अलग ग्राम पंचायत साथ में आ जाती हैं, एक ग्रुप में आ जाती हैं, तब वो एक समिति को फॉर्म कर लेती हैं। मतलब जब अलग अलग विलेजेस की ग्राम पंचायत साथ में आती हैं, वो एक ग्रुप को फॉर्म करती हैं, तो उस ग्रुप को ही हम पंचायत समिति कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं या फिर मंडल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एक स्टेट है, एक राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है रायपुर। अब रायपुर में जो ब्लू हाईलाइटेड रीजन है, ये है अरंग का रीजन, मतलब कि एक ब्लॉक है जिसका नाम है अरंग। अब ये जो अरंग है, ये कैसे फॉर्म हुआ है, ये ब्लॉक कैसे फॉर्म हुआ है? अलग अलग ग्राम पंचायत के मिलने से। तो इस पूरे रीजन में जो ब्लू से हाईलाइटेड है, इस रीजन में कई सारे विलेजेस एग्जिस्ट करते हैं। उन विलेजेस के ही कुछ ग्राम पंचायत हैं। अब उन ग्राम पंचायत ने क्या किया? उन्होंने ग्रुप को फॉर्म किया और उस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया? अरंग ब्लॉक का नाम दिया, पंचायत समिति का नाम दिया, मंडल का नाम दिया। यहाँ पे कई ग्राम पंचायत हैं, जैसे कि देवारी, सेंध, जरोद, ऐसे ही कई सारे ग्राम पंचायत ने फैसला किया, वो साथ में आए और साथ में आकर उन्होंने इस ब्लॉक को फॉर्म कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट के तरफ। Members of this representative body are elected by all the पंचायत members in that area। अब हमने समझ लिया कि ये पंचायत समिति फॉर्म कैसे होती है। अब इस समिति के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? सबसे पहले इसके मेंबर्स होते हैं वो लोग जो कि ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं, मतलब ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, जो प्रेसिडेंट हैं और जो वहाँ के वार्ड मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स होते हैं सबसे पहले इस पंचायत समिति के। ऐसा क्यों? क्योंकि ये समिति ग्राम पंचायत के मिलने से ही बनी है, इसीलिए जो भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इस समिति के भी मेंबर्स हैं। दूसरे मेंबर्स कौन होते हैं? जिनको इलेक्ट किया जाता है। कौन इलेक्ट करता है उनको? यही पंचायत के मेंबर्स। तो ये जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं, यही बाकी के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, चुनावों के थ्रू इनको चूज करते हैं। और ऐसे ही हमें मिल जाते हैं कई सारे मेंबर्स पंचायत समिति के। अब ये जो पंचायत समिति होती है, इनका हेड कौन होता है? इनका हेड होता है एक प्रमुख, जिन्हें हम ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं, ठीक है? और उनको कौन चुनते हैं? उनको यही मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, साथ में मिलकर चुनते हैं। इस समिति का काम क्या होता है कि इनके अंडर जितनी भी ग्राम पंचायत है जो कि मिलकर इनको फॉर्म कर रही हैं, इस कमेटी को फॉर्म कर रही हैं, उन सभी ग्राम पंचायत का ध्यान रखना, वहाँ पे इश्यूज को सॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कोई भी अगर दिक्कत है तो उस दिक्कत के लिए सॉल्यूशन लेकर आना, किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, प्लानिंग करना, डेवलपमेंट करना, ये सभी काम होता है हमारी पंचायत समिति का। इसी के साथ हमारा ये जो दूसरा लेवल था रूरल लोकल गवर्नमेंट का, यहीं पे खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी लेवल के तरफ, जो कि हमारा सबसे पहला लेवल है, टॉप मोस्ट लेवल है रूरल लोकल गवर्नमेंट का, जिसका नाम है जिला परिषद। अब क्योंकि हम ऑलरेडी पंचायत समिति के बारे में पढ़ चुके हैं, तो जिला परिषद को पढ़ना भी आप लोगों के लिए काफी आसान होगा। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं जिला परिषद का। तो जिला का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट और परिषद का मतलब होता है काउंसिल। तो जिला परिषद का मतलब है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जो हमने पिछले पॉइंट में बात करी थी कि कैसे हमारा जो देश का स्ट्रक्चर है लोकल गवर्नमेंट्स का, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है, यही वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है जिसकी वहां पे बात हो रही थी, जो कि हमारा टॉप मोस्ट लेवल है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जिसको हम जिला परिषद कहते हैं। अब देख लेते हैं जिला परिषद का सबसे पहला पॉइंट।
All the panchayat samitis or mandals in a district together constitute the जिला परिषद। अब जैसे हमारी पंचायत समिति फॉर्म हुई थी, कैसे फॉर्म हुई थी? जब कई सारे ग्राम पंचायत साथ में आ गए थे, उन्होंने ग्रुप को फॉर्म किया था और उसी ग्रुप को हम क्या बुलाते हैं? समिति बुलाते हैं, मंडल बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? ब्लॉक बुलाते हैं। उसी तरीके से हमारी जिला परिषद भी होती है। जब कई सारी पंचायत समिति साथ में आ जाती हैं, मंडल साथ में आ जाते हैं, मतलब कई सारे डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक्स साथ में आ जाते हैं, तो वो मिलकर एक जिला परिषद को, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को फॉर्म कर देते हैं। जैसे पंचायत समिति ग्राम पंचायत से मिलकर बनती है, वैसे ही जिला परिषद हमारे पंचायत समिति के मिलने से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा था कैसे छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट में जो आरंग ब्लॉक है वो अलग अलग ग्राम पंचायत से बना था। उसी तरीके से हमारे इसी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब रायपुर डिस्ट्रिक्ट में 3 और ब्लॉक्स भी आते हैं, जिनके नाम क्या क्या है? तिल्दा, दरसेवा, अभनपुर। तो ये टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, कहां पर? रायपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब ये चारों ब्लॉक्स मिलकर क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? जिला परिषद को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब समझ में आ गया आप सभी को कि जिला परिषद फॉर्म कैसे होता है, जब कई सारी समिति साथ में आ जाती हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। अब जिला परिषद के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इसके कई सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम चुनते हैं, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं, और कई मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्टेड नहीं होते, मतलब जिनको ये लोग नहीं चुनते हैं, जो पहले से होते हैं। कौन? MPs and MLAs of the district and other officials of other district level bodies are also its members। तो इलेक्टेड मेंबर्स के साथ साथ यहाँ पर कौन कौन से और मेंबर्स होते हैं? MPs मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, MLAs जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट के जो भी MPs होंगे, जो कुछ MLAs होंगे, वो भी इस जिला परिषद के मेंबर हो सकते हैं। इनके साथ साथ अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज, और दूसरी डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज के भी जो ऑफिशियल्स होते हैं वो भी इस परिषद के मेंबर हो सकते हैं, हिस्सा हो सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के? एक तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिन्हें चुना जाता है, कुछ होते हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट के MPs होते हैं, कुछ वहां के MLAs होते हैं, और कुछ होते हैं ऑफिशियल्स जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज से आते हैं, और ये सब मेंबर्स मिलकर फॉर्म करते हैं जिला परिषद। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। अब यहाँ पे जिला परिषद का हेड कौन होता है? एक अध्यक्ष, मतलब कि चेयरपर्सन। ये चेयरपर्सन कैसे चुना जाता है? कई स्टेट्स में डायरेक्टली चुना जाता है, कई स्टेट्स में इनडायरेक्टली चुना जाता है। मतलब कुछ स्टेट्स होंगे जहाँ पे मेंबर्स ही चेयरपर्सन को चूज करते हैं, कुछ जगहों पे ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक जिला परिषद का हेड कौन होता है? एक चेयरपर्सन होता है, एक अध्यक्ष होता है। अब ये जो चेयरपर्सन है, इस चेयरपर्सन को हम पॉलिटिकल हेड भी बोलते हैं जिला परिषद का। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल हेड, एक तरीके से लोकतांत्रिक नेता भी बोलते हैं। अब पॉलिटिकल हेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो चेयरपर्सन है, ये एक तरीके से पंचायती राज सिस्टम को लीड कर रहा है। मतलब जिला परिषद के अंदर सब समितिज आ रही हैं, समितिज के अंदर सब ग्राम पंचायत आ रही हैं, और ग्राम पंचायत के अंदर गांव के लोग आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं। तो इसीलिए ये जो जिला परिषद है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये टॉप मोस्ट लेवल है, और इस टॉप मोस्ट लेवल को जो लीड कर रहा है, जो इसका चेयरपर्सन है, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? एक पॉलिटिकल हेड बन जाता है इस परिषद का। इसीलिए यहाँ का जो चेयरपर्सन है उसे हम क्या कहते हैं? एक पॉलिटिकल हेड भी कहते हैं जिला परिषद का। जिला परिषद का काम क्या होता है? ये कनेक्ट करते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, किसके साथ? पंचायत के साथ। तो ये एक तरीके से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं सेंटर, स्टेट और पंचायत को, मतलब लोकल लेवल बॉडीज को। इसी के साथ साथ जो भी सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर पॉलिसीज आती हैं, स्कीम्स आती हैं, जिला परिषद का काम होता है कि वो उन सभी पॉलिसीज को, उन सभी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करे, उनको लागू करवाए, प्रॉपर तरीके से उसकी प्लानिंग करे, जो उनका जिला है, जो उनका डिस्ट्रिक्ट है, उसकी डेवलपमेंट का ध्यान रखे।
इसीलिए जिला परिषद बहुत ज्यादा जरूरी भी होती है हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए। इसी के साथ हमारा ये जो आखिरी एक लेवल था रूरल लोकल गवर्नमेंट का, जिला परिषद, वो भी यहीं पे खत्म होता है। और इसी के साथ हमारे तीनों लेवल्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, रूरल लोकल गवर्नमेंट के, यहीं पे खत्म होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले समझा कि लोकल गवर्नमेंट्स कितने लेवल में डिवाइडेड है हमारे देश में। इसके बाद हमने समझा कि हमारे देश में रूरल लोकल गवर्नमेंट कौन कौन सी हैं, कितने लेवल्स पर हैं, जहां पर हमने ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में डिटेल में समझा। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में लोकल गवर्नमेंट्स के एक और हिस्से के साथ, मतलब कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट के साथ। थैंक यू।